नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय ITI चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से लाइंस, लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम लाइंस लेटरिंग का परिचय जानते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम लाइनों का प्रयोग करते हैं वो अलग अलग प्रकार की या गुणों की होती हैं। लाइनों को हम लोग उनकी मोटाई से आसानी से पहचान सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग कार्य में अलग अलग लाइनों का एक अलग अलग अर्थ होता है। सभी जो लाइनें होती हैं ड्राइंग कार्य में, वो लाइनें भारतीय मानक संस्था IS इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है वो रिकमेंड की हुई होती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक ही प्रकार की लाइनों को अगर हम एक ही प्रकार की लाइनों से अगर हम ड्राइंग को बना देंगे तो ड्राइंग बनाने और उसको पढ़ने या समझने वाले को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या उसको भी कठिनाई होगी। अब हम टाइप्स ऑफ लाइन कौन कौन सी प्रकार की होती हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले हमारी कंटिन्यूअस थिक लाइन होती है। इसको दो ग्रुपों में अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें A1 ग्रुप में जो लाइन होती है वो विजिबल लाइन होती है और आउट लाइन होती है। आउट लाइन वह लाइन होती है जब हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं या ड्राइंग कार्य करते हैं तो उसकी जो बॉर्डर लाइन होती है उसको भी हम A1 लाइन से प्रदर्शित करते हैं या बनाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट की लाइंस होती हैं या ऑब्जेक्ट हम कोई बनाते हैं उसके अंदर, ड्राइंग के अंदर, उसकी जो बाहरी ऑब्जेक्ट की जो आउट लाइन होती है उसको भी हम थिक A1 लाइन से बनाते हैं। या एजेस होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की, साइडें होती हैं, उनको भी हम इसी लाइन से बनाते हैं, जिसको हम A2 ग्रुप में रखते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकती हैं ये लाइन, गोलाई में भी हो सकती हैं। ये B1 प्रकार की इसमें पहली लाइन होती है, जो इमेजनरी लाइंस और इंटरसेक्शन लाइन कहलाती है। इमेजनरी लाइन वो लाइन होती है जिसे हम इमेजिन करके या कल्पना करके जो है बनाते हैं। और उसके बाद B2 डायमेंशन लाइन होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन या नाप लिखते हैं, उसकी साइडों की या उसके पार्ट्स की मेजरमेंट करते हैं, तो उसे हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। उसके बाद आती है प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। किसी वस्तु का या किसी व्यू को से दूसरा व्यू अगर बनाना होता है, एक व्यू से दूसरा व्यू बनाना होता है, तो उससे जो हम प्रोजेक्शन खींचते हैं तो वो प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन कहलाती हैं। एक्सटेंशन लाइनों का प्रयोग हम डायमेंशन लाइन के साथ भी करते हैं, डायमेंशन की दूरी शो करने के लिए। तो वो B3 प्रकार की लाइन होती है। और B5 हैचिंग लाइन होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट के हम सेक्शन काटते हैं तो उसके सॉलिड को शो करने के लिए या उसके अंदर के भागों को दिखाने के लिए हम हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। और B6 आउटलाइन और रिवॉल्व सेक्शन इन प्लेस सेक्शन के अंदर जो लाइनें हम शो करते हैं अलग अलग पदार्थों के, उसमें ये B6 या आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट सेंटर लाइन किसी वस्तु का या किसी सर्किल का या किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर को शो करने के लिए हम ये लाइन B7 टाइप की खींचते हैं। ये कंटिन्यूअस थिन लाइनें होती है। और B8 जो है थ्रेड्स होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स के दो थ्रेड्स, चूड़ियाँ जो काटते हैं हम, उसकी जो लाइनें होती हैं वो हम B8 प्रकार से शो कर सकते हैं। और डायगोनल लाइन आती है इसमें, जो डायगोनली हम ड्राइंग में कोई लाइन खींचते हैं तो वो लाइन डायगोनल लाइन कहलाती है। उसके बाद कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन जो होती है C1 लिमिट टू पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज सेक्शंस इन द लिमिट इज़ नॉट ए चेन थिन। यानी हम जो सेक्शन वगैरह या व्यूज़ बनाते हैं उसमें हम ये कंटिन्यूअस थिन लाइनें खींचते हैं या फ्री हैंड लाइन इसमें खींच सकते हैं इससे।
और ये दो तरह की लाइन होती है। इसमें एक C1 टाइप की होती है कंटिन्यूस थिन, ये लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसको किसी स्केल या की मदद से हम लोग खींचते हैं। और उसके बाद कंटिन्यूस थिन जिग-जैग लाइन होती है, इसको D1 ग्रुप में रखते हैं हम। जिग-जैग का मतलब होता है बीच से उसको ब्रेक कर दिया जाता है और उस पे जो है ये जिग-जैग्स बना दिए जाते हैं, तो वो D1 टाइप की लाइन कहलाती है। इसका प्रयोग हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ पे किसी वस्तु की आधे भाग को दिखाते हैं और आगे आधा भाग जो है ड्राइंग में जगह कम होने के कारण उसको वहाँ से ब्रेक कर देते हैं, तो वहाँ पे इस जिग-जैग टाइप की लाइन का प्रयोग कर सकते हैं हम। उसके बाद डैश्ड थिक लाइन होती है, ये हिडन आउटलाइंस E1 टाइप होती है और ये वस्तु के उन पार्ट्स को दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है जो छुपे हुए भाग होते हैं, बैक साइड में दब जाते हैं, उनको दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। E2 हिडन एजेज लाइन होती है, ये भी इसके जो हिडन एज होते हैं ऑब्जेक्ट के ड्राइंग में, उनको दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है ये वाली लाइन। और उसके बाद जो है चेन थिन G1 लाइन आती है, सेंटर लाइन होती है, किसी वस्तु के सेंटर को शो करने के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक छोटा डैश होता है और एक डॉट होता है, बराबर दूरी पे हम इनको लगाते हैं, तो इस तरह से ये जो है लाइन सेंटर को शो करने के लिए बनाई जाती है। लाइंस ऑफ सिमेट्री, किसी वस्तु की सिमेट्री को दिखाने के लिए या ट्रांजैक्टर्स को दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। G1, G2 और G3 लाइन का। चेन थिन थिक और एट एंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये लाइन H1 टाइप की होती है, ये कटिंग प्लेन लाइन होती है। जब किसी वस्तु के सेक्शन को हम कहीं से शो करते हैं तो किस जगह से हमने सेक्शन को बनाया है काट के, तो उसको शो करने के लिए हम कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करते हैं। ये लाइन भी जो है हमारी सेंटर लाइन की तरह होती है, लेकिन इसके दोनों एंड जो हैं, किनारे जो है उनको मोटा कर दिया जाता है। उसके बाद आता है J1 या चेन थिक लाइन आती है। ये लाइन जो है इंडिकेशन ऑफ लाइन और सरफेस टू विच स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई, कहीं पे कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट का को हमने शो करना है तो उसके लिए हम चेन थिक लाइन का प्रयोग करते हैं। चेन थिन डबल डैश्ड लाइन होती है, इसमें ये चेन थिन लाइन की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक डैश होता है और दो डॉट होते हैं, बराबर दूरी पे लगाते हैं हम, तो ये इस तरह से हमारी जो है चेन थिन डबल डैश्ड लाइन होती है। इसका प्रयोग हम आउटलाइन, एडजेस्टेंट पार्ट किसी चीज़ के होते हैं उसको दिखाने के लिए, सेंट्रोडियल लाइंस और पार्ट ऑफ इन कटिंग प्लेन में कोई पार्ट होता है उसको दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग होता है, या ओवरहेड कोई चीज़ होती है जैसे इलेक्ट्रिक लाइन है, टेलीफोन लाइन है, उसको दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लेटरिंग या अक्षरण। ड्राइंग कार्य में हम अक्षरण का प्रयोग करते हैं। कोई भी ड्राइंग कार्य हम करते हैं तो वो बिना लेटरिंग के जो है पूर्ण नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हमको लेटर्स या अक्षरण कार्य करना होता है। वो बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। वो जो ड्राइंग हम बनाते हैं वो केवल वस्तु का के आकार को ही जो है प्रदर्शन नहीं करती है उसका, वो उसके साइज़, उसका विवरण, अन्य आवश्यक जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं या डायमेंशन होती हैं या नोट्स होते हैं, उनको भी हमें ड्राइंग में प्रदर्शित करना पड़ता है। इसलिए लेटरिंग का प्रयोग हम जैसे टाइटल ब्लॉक है, सब टाइटल है, डायमेंशंस हैं, स्केल्स हैं और अन्य स्टाइल में कोई चीज़ हमें लिखनी है तो उसके लिए हम इसका लेटरिंग का प्रयोग करते हैं। यदि अक्षरण का कार्य या लेटरिंग का कार्य हमारा सुंदर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हम एक एक्सेप्टेबल ड्राइंग नहीं बना सकते हैं और अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। ये जैसे कि कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी लगातार अभ्यास करने से हम बहुत जल्दी जो है एक लेटरिंग या अक्षरण पर अपना कौशल या स्किल प्राप्त कर सकते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के
अनुसार IS 962 1989 के अनुसार इनको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है या इनका स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, जिसमें इसेंशियल इनके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए। लीजिबिलिटी होनी चाहिए, अक्सर साफ दिखना चाहिए ड्राइंग कार्य में, और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी अक्सर एक समान लेटर जो है एक समान होना चाहिए, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, और उसकी थिकनेस और शार्पनेस और उसका कलर एक सा होना चाहिए ड्राइंग कार्य में। रैपिडिटी ऑफ एक्सक्यूशन, यानी हमें उसको अक्षर को ऐसा बनाना है कि हम उसको आसानी से और तेज़ी से लिख सकें, ऐसा अक्षर का हमें ड्राइंग में प्रयोग करना चाहिए। सूटेबिलिटी फॉर माइक्रो फिल्मिंग, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो हम अक्षर बनाएं या लिखें वो ऐसे होने चाहिए कि हमें वो फ़ोटोग्राफी करते समय, रिप्रोडक्शन करते समय, जीरोक्सिंग करते समय, अमोनिया प्रिंटिंग करते समय वो साफ़ सुथरे हों और अच्छे प्रिंट उनका निकले। और इस समय वर्तमान समय में ये आवश्यक भी है कि हम कोई भी ड्राइंग का कार्य करें तो उसमें प्लेन और सिंपल स्टाइल में जो है फ्री हैंड गति से अक्षर लिखने का हमें प्रैक्टिस होना चाहिए, जिससे हमें आगे उसको ड्राइंग को पढ़ने वाला या समझने वाले व्यक्ति को कोई कन्फ्यूजन न हो। इस तरह के हमें लेटर बनाने होंगे। प्लेन एंड सिंपल अक्षरण कार्य हेतु, यानी ड्राइंग में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें सामान्य रूप से हम सिंपल लेटर्स का प्रयोग करते हैं और सिंगल स्ट्रोक लेटर का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, जिससे सब लोग उसको आसानी से समझ सकें। रिकमेंडेड साइज़ ऑफ लेटर एंड नंबर्स, ड्राइंग कार्य में हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम जो टाइटल ब्लॉक होता है, लेटर्स डोनेटिंग कटिंग प्लेन सेक्शन में जो लेटरों का प्रयोग करते हैं हम, वो 10 से 12 mm ऊंचे लेटरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, ड्राफ्ट्समैन सिविल और नंबरिंग डाली है, तो इनकी हाइट 10 से 12 mm ऊंची होनी चाहिए। और टाइटल ऑफ ड्राइंग, यानी ड्राइंग का जो टाइटल लिख रहे हैं हम, उसकी हाइट जो है 6 से 8 mm ऊंची होनी चाहिए, यानी ये ऊंचाई उसकी 8 mm या 6 mm अवश्य होनी चाहिए ड्राइंग में। और सब टाइटल है, हेडिंग है, ये जो छोटे अक्षर हैं ये 3 से 4, 5 या 6 mm की ऊंचाई में हम लोग लिख सकते हैं। और यदि कोई नोट लगाना है हमको या लीजेंड लिखना है, संकेत जिसे कहते हैं, शेड्यूल, मटेरियल लिस्ट या डायमेंशनिंग लिखनी है ड्राइंग में, तो हमें 3, 4 या 5 mm ऊंचे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अक्षरण या लेटरिंग जो होता है, हमारा लेटरिंग का कार्य जो होता है, वो उसको हम उसकी ऊंचाई से पहचान सकते हैं कि वो कितना साइज़ का है या किस साइज़ का हमने बनाया है। किसी भी ड्राइंग में लेटरिंग का जो साइज़ होता है वो ड्राइंग के साइज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस साइज़ की ड्राइंग है, A0 है, A1 है, A2 है, A3 या A4 साइज़ की ड्राइंग है। उससे हम उसको उसके अनुसार हम जो है उसके शब्दों को या लेटर्स को लिखते हैं। और ये भी हम इस बात पर भी उसको निर्भर करता है ड्राइंग के लेटर कि वो कहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कार्य हेतु या स्टैंडर्ड ड्राइंग बनाने हेतु हम सामान्यतः 3 mm ऊंचे लेटरों का प्रयोग करते हैं। जो बड़ी ड्राइंग्स होती हैं जिसमें 5 से 6 mm तक के लेटरों का हम प्रयोग करते हैं। विशेष नोट अगर कोई लगाना है, कहीं टाइटल ब्लॉक वगैरह लिखना है, तो उसमें 4, 6 या 8 mm के लेटर्स का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि डबल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर एक होते हैं हमारे ड्राइंग कार्य में, जिसे हमें बनाना आना चाहिए। और इन लेटरों को हम डबल स्ट्रोक लेटर्स को हम लोग एक ग्राफ के अंतर्गत बनाते हैं, एक निश्चित हाइट और चौड़ाई से बनाते हैं। तो डबल स्ट्रोक जो वर्टिकल लेटर होते हैं, ये चौड़ाई में इसमें 5 खाने लिए जाते हैं ग्राफ के, और ऊंचाई में जो है 7 पार्ट्स जो है इसके हम लोग लेते हैं। तो ये हमारे डबल स्ट्रोक लेटर वर्टिकल टाइप के होते हैं। यदि हम इसी तरह से इंक्लाइंड लेटर बनाएं या किसी एंगल पर झुके हुए लेटर बनाएं, तो ये लेटर जो हैं हमारे
75 डिग्री पे लगभग हम इनको झुका के बनाते हैं। इनको भी हम इसी वर्टिकल लेटर की तरह 5 और 7 के ग्राफ में बनाते हैं और एक निश्चित एंगल 75 डिग्री पे ग्राफ को झुका के इन लेटरों को, डबल स्ट्रोक लेटर को लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डबल स्ट्रोक लोअर केस लेटर। ये लेटर भी वर्टिकल लेटर या डबल स्ट्रोक कैपिटल लेटर की तरह ही लिखे जाते हैं, परंतु ग्राफ उसी तरह से बनाया जाता है और इनकी जो लेटरिंग को लिखने का ग्राफ का साइज़ है वो अलग अलग होता है। इसमें 4 या 5 खाने चौड़ाई में लिए जाते हैं और हाइट में जो है 8 से 9 खाने लिए जाते हैं, क्योंकि लोअर केस लेटर जो हैं ऊपर और नीचे जो है करके लिखे जाते हैं, इसलिए इसका ग्राफ जो है दूसरे साइज़ में बनता है, ऊंचाई में। और उसी तरह से हम इंक्लाइंड लेटर जो है लोअर केस में लिख सकते हैं। ये लेटर इंक्लाइंड लेटर हैं हमारे लोअर केस में, तो इनको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसमें जब हम नंबरिंग करते हैं लोअर केस में तो इसमें 4 और 7 का ग्राफ हम सामान्य रूप से लेते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी, साइज़ एंड स्पेसिंग। एक अच्छे लेटरिंग कार्य या अक्षरण कार्य में हम लेटर को हमें सुंदर, स्वच्छ, एक समान और उनका ये जो झुकाव होता है और उनके बीच की स्पेसिंग होती है, मोटाई, वो सब जो है एक समान होनी चाहिए। अक्षरण का कार्य हमारा शार्प, सही, डार्क और आसानी से पढ़ा जाने वाला होना चाहिए। लेटर को लिखने हेतु आवश्यकता के अनुसार ऊंचाई में हमें गाइडलाइंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई लेटर लिखते हैं, हम पतली ऐसे जो है गाइडलाइन खींच लेते हैं, उसके अंदर हम इन लेटरों को लिखेंगे तो हमें बहुत आसानी से हम बराबर स्पेसिंग में और बराबर ऊंचाई पे लेटर लिख सकते हैं। एक ड्राइंग में एक ही प्रकार का हमें लेटर्स का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का लिखें हम। लोअर केस या स्मॉल लेटर का प्रयोग सामान्यतः हम लोग ड्राइंग कार्य में नहीं करते हैं। इसमें हम लोअर केस लेटर केवल एक्सेप्ट एज सिंबल्स यानी सिंबल्स में उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायमेंशनिंग, अगला पार्ट है। ये डायमेंशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ड्राइंग कार्य में। डायमेंशनिंग एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बिना डायमेंशनिंग के ड्राइंग कार्य जो है अधूरा माना जाता है। किसी ड्राइंग में किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के विभिन्न भागों के मेजरमेंट या दूरी को हम डायमेंशनिंग में दिखाते हैं। ड्राइंग कार्य में विमांकन का जो प्रदर्शन होता है बहुत आवश्यक होता है और किसी भी ड्राइंग में उसके सभी भागों का हमें जो है डायमेंशन देना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है तो इसके हमने लंबाई और चौड़ाई लिखी है एक डायमेंशन लाइन के माध्यम से, ये डायमेंशन लाइन कहलाती है। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के सभी जो भाग होते हैं उन भागों में विमांकन करने से मिसकंसेप्शन नहीं होता है और कन्फ्यूज़न या भूल नहीं होती है कि हमने कौन सी ड्राइंग बनाई थी, इसका नाप क्या है। अगर नाप लिखी होगी तो हमें कन्फ्यूज़न बनाने में नहीं होगा। ये काम जो है हमारा बिल्कुल स्वच्छ, साफ होना चाहिए तथा एक भाग का विमांकन हमें एक ही बार करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 पार्ट हैं इसके, तो हम 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है इतनी चौड़ाई इसकी ऊपर की भी है, तो एक ही बार हम उसको लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद आता है एरो हेड्स। एरो क्या होते हैं? जो डायमेंशन लाइन होती है उसके किनारे पे जो है हम एरो हेड का प्रयोग करते हैं। एरो हेड का साइज़ जो है वो ड्राइंग के साइज़ पे निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा होना चाहिए। वैसे जो एरो हेड होता है उसका जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है वो 1:3 होता है, यानी जितनी उसकी चौड़ाई होती है एरो की, उसकी लंबाई उसके तिगुने के बराबर या 3 भाग के बराबर होती है, जैसे कि इसमें हमने दिखाया भी है। उसके बाद एरो हेड्स में कुछ और चीज़ें, जैसे 2 चीज़ें और होती हैं, ऑब्लिक स्ट्रोक एंड ओरिजिन इंडिकेशन, यानी हम एरो न लगा के जहाँ पे पर्याप्त जगह होती है ड्राइंग में वहाँ पे हम ऑब्लिक स्ट्रोक या डॉट्स का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ये ऑब्लिक स्ट्रोक है, इस लाइन को हम 45 डिग्री पे जो है एक छोटा लाइन खींचते हैं
और इसको जहाँ पे हमारी डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन मिलती है उसी पॉइंट से क्रॉस करते हुए खींचते हैं। उसी प्रकार ओरिजिन इंडिकेशन, ये एक 3 mm के लगभग डॉट होता है, गोला होता है, इसको भी डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन के मिलान बिंदु पे हम खींच सकते हैं। उसके बाद लीडर लाइन। लीडर लाइन वो लाइन होती है जब हम किसी वस्तु के या ऑब्जेक्ट के अंदर के गोल पार्टों की डायमेंशन जैसे त्रिज्या या रेडियस ओवरऑल लिखते हैं, तो वहाँ पे हम ये इस तरह से एक 45 डिग्री पे एरो लगा के जो है लाइन ये खींचते हैं, तो इसको हम लीडर लाइन कहते हैं। इसके मुंह पे जो है एक छोटा सा एरो लगा होता है और लीडर लाइन के जो होती है उसके साथ एक क्षैतिज लाइन खींचती है जिसके ऊपर हम नोट या उसकी डायमेंशन लिख देते हैं। ये लीडर लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के साथ समाप्त होती है तथा उसके अंत में डॉट या एरो हमें लगाना चाहिए। लीडर लाइन आउटलाइन के ऊपर अगर समाप्त होती है तो हमें तीर या एरो का निशान लगाना चाहिए, और लीडर लाइन यदि डायमेंशन लाइन पे समाप्त होती है तो हमें किसी प्रकार का उस पर एरो, तीर या डॉट का निशान नहीं लगाना चाहिए, जैसा कि इस ड्राइंग में यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। उसके बाद डायमेंशनिंग मेथड। पहला मेथड है हमारा अलाइंड मेथड। इस विधि में हम डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर खींचते हैं, और इस मेथड में डायमेंशन की माप हम डायमेंशन लाइन के बीच में ऐसे ब्रेक करके नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके ऊपर लिखते हैं और उसके मध्य में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, हमेशा इसको नीचे नहीं लिखा जाता है, इसके ऊपर लिखा जाता है, और बाएं तरफ लिखा जाता है। अगर वर्टिकली डायमेंशन है तो बाएं साइड में इसको लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। सभी जो डायमेंशन होती हैं उनको इस तरह से लिखें कि हम उनको नीचे से या दाहिने साइड से देखकर आसानी से पढ़ सकें, जिससे हमें जो है आसानी हो लिखने और पढ़ने में। उसके बाद दूसरा मेथड है इसमें यूनी डायरेक्शनल सिस्टम या यूनी डायरेक्शनल मेथड। इस विधि में हम डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर ही खींचते हैं, परंतु इस मेथड में हम सभी जो डायमेंशन होती है उनको डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक करके लिखते हैं। जैसे ये ब्रेक किया है बीच में लाइन को, उसके बीच में हमने डायमेंशन लिखी है, और सभी मापों को इस प्रकार लिखते हैं कि हम एक ही दिशा से उनको नीचे से ऊपर की ओर एक ही दिशा में हम पढ़ सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर देख के हम सब डायमेंशन को सीधा लिखा है, चाहे डायमेंशन लाइन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, हमने उसको बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर सीधा लिखा हुआ है। ऑन एनी वन ड्राइंग यूज ओनली वन मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन, यानी हमें किसी भी एक ड्राइंग में जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं उसमें या तो हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का प्रयोग करें या जो है अलाइंड मेथड का प्रयोग हमें करना चाहिए। यूनिट ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन का जो कार्य होता है वो उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा मिलीमीटर में होती है। ये जो है एक विश्व लेवल पे एक ही उसमें लिखा रहता है। कोई भी विमांकन हम जब करते हैं तो उसकी माप यूनिट को लिखना आवश्यक नहीं होता है, कि वहाँ पे केवल जो है डायमेंशन का मेजरमेंट लिखा जाता है। यूनिट को हम अलग से जो है ड्राइंग के नीचे कहीं जहाँ उचित स्पेस होता है वहाँ पे लिख देते हैं, ऑल डायमेंशन आर इन mm। और यदि कहीं पे विमांकन जो है 1 mm से कम है तो उसको वहाँ पे 0.45 करके लिखा जाएगा, यानी दशमलव से आगे 0 लगाते हैं। प्रोसीजर टू मार्क डायमेंशन, विमांकन रेखाओं को हमेशा हम ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर रखते हैं और 8 से 10 मिलीमीटर का उसके बीच में ये स्पेस छोड़ते हैं, 8 से 10 मिलीमीटर का। और एक्सटेंशन लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के लंबवत जो है पैरेलल ड्रॉ की जाती है। जहाँ तक आवश्यक होता है वहाँ हम एक्सटेंशन लाइन को ऑब्लिकली या तिरछा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीधा लिखा है तो हम इसको ऐसे भी डायमेंशन लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों लाइनें हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहनी चाहिए। विमांकन के दोनों किनारों पर हम एरो हेड्स को जो है
छूते हुए लगने चाहिए हमारे, यानी बाहर भी नहीं निकलने चाहिए ऐसे, या अंदर नहीं छूट जाने चाहिए, पूरा जो है उनको टच करते हुए उनको रहना चाहिए। आज जो मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया उसमें लाइन कन्वेंशन, इसमें हमने आपको उसका परिचय के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ लाइन बताई, और लेटरिंग या अक्षरण का कार्य कैसे करते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर और उसके साइज़ जो हैं नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में बताया, और डबल स्ट्रोक वर्टिकल इंक्लाइंड लेटर और लोअर केस लेटर्स, यूनिफॉर्मिटी, साइज एंड स्पेसिंग क्या होती है वो बताया। डायमेंशनिंग बीमांकन जैसे एरो हेड्स है, लीडर लाइन है, डायमेंशनिंग मेथड है, अलाइंड सिस्टम है, यूनी डायरेक्शनल मेथड है, और यूनिट ऑफ डायमेंशनिंग क्या होती है, प्रोसीजर टू मार्क डायमेंशन ये हम कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने आज को आपको प्रशिक्षण दिया। आज जो प्रशिक्षण मैंने आपको दिया उसका संदर्भ हमने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की बुक से, ई बुक से जो है प्रस्तुत किया था। आज का प्रशिक्षण जो मैंने दिया आपको वो मुझे आशा है कि आपके लिए भविष्य में उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।